हेलो। हाँ जी, हाँ जी। हेलो, आवाज आ रही है मेरी आपको? हाँ, एक मिनट सर। हाँ। हाँ जी। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। क्या हाल चाल? नमस्कार। नमस्कार। शुभ संध्या। तो नमस्कार मित्रों। अभी हम आपके सामने समकालीन हिंदी कविता के एकदम युवा हस्ताक्षर, आप इनके चेहरे से भी देख सकते हैं, आवाज भी सुनेंगे तो आपको पता चलेगा। एक बहुत ही अ, अच्छे व्यक्तित्व के रूप में नीरज नीर जी के सामने हम उपस्थित हुए हैं। नीरज नीर जी को लेकर आपके सामने उपस्थित हुए हैं और हम कविता और साहित्य के कुछ मुद्दे पर आपसे बात करेंगे। तो नीरज नीर सर, हार्दिक स्वागत है आपका। शुक्रिया, धन्यवाद। रचनावली.blogspot के पेज पर आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है सर। धन्यवाद आपका। तो सर, हम बातचीत शुरू करते हैं कुछ हद तक, और ज्यादा नहीं, 5-6 सवाल आपके सामने होंगे और उनके जवाब मुझे लगता है कि हमारे फेसबुक मित्रों को पसंद आएगा और आपसे वे पूछे जाएंगे। तो सर, मैं ये सबसे पहले तो ये जानना चाहता हूँ कि आप कहानियां भी लिखते हैं, आप कविताएं भी लिखते हैं। पिछले दिनों कुछ कथाकारों ने, कुछ कथा आलोचकों ने कविताओं पर एक टिप्पणी की कि कविताएं त्वरित लिखी जा रही हैं या कुछ गड़बड़ लिखी जा रही है, उनके मुकाबले कहानी अच्छी होती है या सुगठित होती है। इस संदर्भ में आपका क्या विचार है? कविता और कहानी के बीच जब आप तुलना करते हैं तो क्या पाते हैं, क्योंकि आप दोनों विधाओं में रचनारत हैं सर। देखिए, दोनों विधाएं बहुत सक्षम है। और कविताएं, मैं जो मानता हूं कि कविताओं में ये खूबी है कि कम शब्दों में उतनी ही बातें या उससे भी अधिक बातें कह सकती है जो एक कहानी या कोई लेख के माध्यम से कहा जा सकता है। कविता की खूबी यही है कि कम शब्दों में बड़ी बात कही जा सके, और वैसी बात भी कही जा सके जो डायरेक्टली नहीं कही जा रही है, लेकिन फिर भी उसको पाठक जब पढ़े तो उसके अंतर्मन में, उसके कॉन्शस में ये बात पूरी तरह से प्रतिस्थापित हो जाए कि ये क्या कहना चाह रहा है कवि। कहा। और जहां तक जल्दीबाजी की बात है, तो जल्दीबाजी का कारण ये हो गया, जल्दीबाजी, कविताएं जल्दीबाजी में लिखी जा रही है या जल्दीबाजी में पाठकों के सामने उसे ले आया जा रहा है, ये सत्य है। क्योंकि सोशल मीडिया के प्रचलन के बाद, और ये चूंकि सोशल मीडिया बहुलता में उपलब्ध है, मुफ्त में उपलब्ध है, और इस पे लोगों की संख्या बहुत ज्यादा है, इसको है कि आज कोई घटना घटी, कोई बात हुई, तो उस पर तुरंत प्रतिक्रिया स्वरूप भी कविताएं हो रही है। कविता के नाम पे अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त कर रहे हैं लोग, और उसे पाठकों के समक्ष, उसे उसके पास जो एक बड़ा मित्र वर्ग है या उसका फॉलोवर वर्ग है, उसके सामने वो लेकर के आ रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं है। कहानियों में चूंकि वक्त ज्यादा लगता है, कहानी लिखने में ऊर्जा ज्यादा खपत होती है, तो उसमें इतना जल्दी पॉसिबल नहीं हो पाता कि उसको कविताओं की तरह ही फटाफट एकदम प्रस्तुत कर दिया जाए चटपट। कहानियां भी, हालांकि देखिए, अभी कोरोना के टाइम में कई कहानियां लिखी गई, और उन कहानियों को अभी कई पत्रिकाओं में प्रकाशित भी किया गया। तो कहानियां भी लिखी जा रही है प्रतिक्रियात्मक रूप से। लेकिन ये सत्य है कि कविताओं की तुलना में कहानियों में चूंकि वक्त, ऊर्जा और मेहनत की ज्यादा जरूरत होती है, तो उसी के अनुरूप उसकी संख्या कम है। अच्छा, जी। दूसरा दूसरा जो महत्वपूर्ण सवाल है कि इधर, ये तो चलिए कहानी और कविता के बीच का जो अंतर संबंध था उससे लेकर के था। दूसरा जो एक महत्वपूर्ण प्रश्न बन रहा है वो ये है कि इधर रचनाकारों और आलोचकों के बीच एक अंतर्द्वंद मचा हुआ है। रचनाकार, हालांकि ये अंतर्द्वंद पहले से भी रहा है कि रचनाकार चाहते हैं कि आलोचक उनके अनुसार बोले, आलोचक चाहते हैं कि रचनाकार उनके अनुसार बोले। इन दोनों के बीच अंतर्द्वंद से गुजरते हुए जो मल्ल युद्ध की प्रक्रिया शुरू हुई है,
और बहुत जल्दी वो लाठीबाजी में भी बदलने वाली है। तो उसको लेकर के आप क्या सोचते हैं, क्या क्या महसूस कर रहे हैं बतौर देखिए, रचनाकार? आलोचक आलोचक का काम साहित्य में बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। और आलोचक, सही पूछिए तो पाठक का सबसे बड़ा दोस्त होता है। वह पाठक और आलोचक के बीच में पुल का काम करता है। लेकिन अगर आलोचक बेईमान हो जाए तो, अगर आलोचक मठाधीश हो जाए तो, अगर आलोचक ये चाहे कि लोग उसके पीछे पीछे घूमें तो यहाँ समस्या शुरू। अदरवाइज, अन्यथा आप देखें कि आलोचक का काम सबसे महत्वपूर्ण है साहित्य में। अगर अगर वह खराब रचना को खराब कहता है तो ये आलोचक का साहस है और उसकी सराहना की जानी चाहिए, की जाती रही है। खराब खराब कविता को, खराब कहानी को कोई खराब कहता है तो इससे किसको इनकार हो सकता है। लेकिन खराब को बढ़िया कह देना, बढ़िया को खराब कह देना इसलिए कि उसके मनोनुकूल नहीं है, उसके विचार का नहीं है, उसके समाज का नहीं है, या उसकी तरह नहीं सोचता, ये गलत है। ये मेरा मेरा मेरी अपनी निजी राय है कि आलोचक को रचनाकार से ज्यादा ईमानदार होना चाहिए, क्योंकि आलोचक पर जिम्मेवारी ज्यादा महत्वपूर्ण है, ज्यादा महत्वपूर्ण जिम्मेवारी है, रचनाकार से भी ज्यादा तो महत्वपूर्ण जिम्मेवारी है। ये कैसे निर्धारित होगा सर कि आलोचक कमजोर रचना को बड़ा कह रहा है, बड़ी रचना को कमजोर कह रहा है? क्या आलोचकों की भी तो अपनी एक दृष्टि होती है ना। और बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तुलसीदास ने भी कहा है कि निज कवित्व के हिलाक न नीका। तो कवियों को अपनी हर कमजोर रचना अच्छी लगती है, और अगर अपनी आलोचक रही। उस पर कुछ बोलता है उसको लोग दौड़ा लेते हैं। हाँ बिल्कुल, ये एक बात तो सत्य है कि अपनी रचना किसको खराब लगेगी, अपने बच्चे किसको खराब लगते हैं। अपनी रचना जो है, अपनी कविता जो है, अपनी कहानी जो है, वो रचनाकार के बच्चे के समान ही है। वो उसकी आत्मजा है, क्योंकि वो उसको रचने के साथ उसको एक रचना, क्रिएटिविटी का जो सुख है, जो रचनात्मकता का जो सुख है, उससे वो गुजरता है। तो बिल्कुल सही बात है कि जब रचनाकार रचना लिखता है, मेरे जैसा रचनाकार जब रचना लिखता है तो वो कुछ दिनों तक सही में आत्ममुग्ध रहता है। उसको बाद में ही धीरे धीरे कि मैंने बात शायद ये लगे कि नहीं ये तो बहुत बेकार सी रचना होगी, लेकिन जब वो रचना होती है तब अच्छा ही लगता है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन आलोचक की दृष्टि क्या समग्र होनी चाहिए, या अगर कोई कहे कि अनिल पांडे की एक कविता मैं उठाऊं और अनिल पांडे के समग्र रचना कर्म को खारिज करूं पूरे एक कविता के आधार पर, ये तो गलत होगा। अगर अनिल पांडे को, अगर नीरज मीर को, या किसी को भी जांचना है, परखना है, तो उसको उसकी समग्रता में देखना होगा। हो सकता है कोई ऐसा रचनाकार हो सकता है क्या जिसकी सारी की सारी रचनाएं उत्तम हो, सारी की सारी रचनाएं उत्कृष्ट हो? नहीं हो सकती। वो पूरे जिंदगी में 2-4 उत्कृष्ट रचनाएं करे, वही बहुत है। तो उन उत्कृष्ट रचनाओं को छोड़ करके और जो उसने सबसे कमजोर रचना रची है उसको पकड़ करके उसको खारिज कर देना, ये सही नहीं है। मेरे कहने का आशय ये है। बात बात रचना दृष्टि और वैचारिकी की होती है। एक रचनाकार की रचना दृष्टि और वैचारिकी अगर समृद्ध है तो अपनी कमजोर रचनाओं में भी समृद्ध बात कहेगा। अपनी वैचारिकी और अपनी रचना दृष्टि से अलग वो नहीं जाएगा, ये लगभग तय है। तो जबकि ये भी सच है कि लेखक का ये व्यक्तिगत जीवन का यथार्थ जैसा वो रह रहा होता है, जिस परिवेश और समाज में, उसका यथार्थ और उसकी मानसिक स्थितियों का यथार्थ रचना में बोलती है, यह भी तय बिल्कुल है। बिल्कुल। तो हाँ, ये इसमें क्या चीजें सर, जब तय कहीं ना कहीं। तो यह भी स्वाभाविक है कि अगर 50 रचना, किसी ने 50 कविता लिखी एक संग्रह की, उसमें से 2-4 ईमानदार रचनाएं हों और तमाम रचनाएं ऐसी हो जो जो उसके स्वयं के व्यक्तित्व की स्थितियों को ला रही हो सामने, तब 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 आलोचक क्या करे? क्या तब भी आप मानेंगे कि 2 ही रचना को पढ़ करके उसको ऐसा कहा गया है, जबकि आलोचक उसकी नहीं रचना दृष्टि में होता है? नहीं, मैं क्या कह रहा हूँ कि अगर आलोचक ईमानदारी से समग्रता में उसको लेता है, उसको उठाता है, तो उसका काम तो महत्वपूर्ण है, वो अच्छा काम कर रहा है। लेकिन अगर वो ऐसा नहीं करता है तब वो गलत है। मेरा 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 कहना सिर्फ यही है
ओके, अगर वो नहीं करता है तब वाकई वाकई अगर वो ऐसा नहीं करता है तब गलत है। तब गलत है वो। अच्छा, नहीं अगली तो अगला सही है, प्रश्न। आलोचक का काम बहुत महत्वपूर्ण है जी। अभी आज आज अपने एक फेसबुक पोस्ट में अपूर्व जोशी जी ने चर्चा किया था कि लोकप्रिय हाँ हाँ साहित्य हाँ। अन्य अन्य देशों के साहित्य, अन्य भाषाओं के साहित्य की अपेक्षा हिंदी में लोकप्रिय साहित्य नहीं है, जबकि जो लोकप्रिय हैं उनको हमारे यहाँ लुगदी साहित्यकार कह करके खारिज किया जाता कह दिया जा। है। जबकि ये एक बड़ी सच्चाई है कि लुगदी साहित्यकारों ने क्या लिखा है, मनोहर कहानियां में क्या छप रही है, ये सब एक बड़ी सच्चाई है। तो आप क्या मानते हैं, आप साहित्य में लोकप्रियता को तरजीह देते हैं या वैचारिक समृद्धि और लोक दृष्टि को महत्व देंगे या लोकप्रियता को सर? देखिए, मैं तो चाहता हूँ कि साहित्यिक रचनाएं लोकप्रिय हो, तो इससे अच्छा कुछ नहीं है। आप जो लिख रहे हैं वो लोकप्रिय हाँ, हो, मैं जो लिख रहा हूँ वो लोकप्रिय हो, ये सबसे आदर्श स्थिति है। मदन कश्यप जो लिख रहे हैं, प्रकाश शुक्ल जो लिख रहे हैं वो लोकप्रिय हो, ये आदर्श स्थिति है। लेकिन ये सत्य है कि आज सरस सलील ज्यादा बिकती है और हंस वगैरह कम बिक की प्रवृत्तियां कम बिक रही है, ये सत्य है। अब ये जहां तक लुगदी साहित्य की बात है, तो चूंकि उन साहित्य में जो वेद प्रकाश शर्मा ने वर्दी वाला गुंडा लिखा, उसमें जन चेतना नहीं है, उसमें किसी का आत्म संघर्ष है क्या, उसमें 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 जन प्रतिरोध है क्या, उसमें लोक के साथ कोई जुड़ाव है क्या। तो आम जो जीवन है, जो हमारा लोक है, हमारा जो समाज है, क्या वो उसके साथ उसकी चेतना, उसका संघर्ष वहां उभर करके सामने आता है? अगर नहीं आता है तो वो लोकप्रिय हो सकता है, लेकिन साहित्य नहीं हो सकता है। आज जी। आज मैं आपको एक उदाहरण बताता हूँ। आप एक एक बहुत ही प्रचलित कहानियों की साइट है, उसपे एक कहानी जो सबसे ज्यादा बार क्लिक की गई, वो जो उसके टॉप लिस्ट में है, उसका शीर्षक था 16 साल की नंगी लड़की। आप देख सकते हैं, आप खोजेंगे गूगल सर्च में तो आपको मिल जाएगा। उसका शीर्षक था, जो नंबर वन कहानी है, उसका शीर्षक है 16 साल की नंगी लड़की। क्योंकि शीर्षक उसका वैसा है, इरोटिक शीर्षक है, इसलिए लोग उसको क्लिक कर रहे हैं। वो नंबर वन कहानी वहां बनी हुई है, लेकिन उसको हम साहित्य तो नहीं कह सकते। उसको जी साहित्य जी और जी लोकप्रिय तो जी। बहुत हो गया, लेकिन लोकप्रिय होने के कारण उसको साहित्य का दर्जा तो नहीं दिया सकता। साहित्य वो किसका हित कर रहा है, ये देखना होगा कि वेद प्रकाश शर्मा ने जो लिखा उससे समाज का हित हुआ क्या, उससे किसी का भी हित हो रहा है क्या। वो एक सस्ता मनोरंजन का साधन है, इसलिए वो लोग, जैसे वो कहानी जो जी। है और वो इसलिए। हाँ दूसरी बात, जी बोलिए। जहां तक मैं पाता हूँ सर कि इस लोकप्रियता के झंझट में और इन समस्याओं में, और अगर हिंदी हिंदी भाषा के साहित्य जो हिंदी भाषा की जो साहित्य है या हिंदी भाषा का जो 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 कुछ लिखा पढ़ा जा रहा है वो अगर जन सामान्य तक नहीं पहुंच पा रहा है, तो उसमें इन बड़ी पत्रिकाओं का, चाहे आप बाकी को ले लीजिए, चाहे आप हंस का ले लीजिए, इन पत्रिकाओं के साथ साथ कहीं ना कहीं प्रकाशकों का भी बड़ा हाथ है। तो मैंने एक कमेंट भी उस पर दिया था, प्रकाशकों और संपादकों का बड़ा हाथ है कि वो लोकप्रिय और लोक तक नहीं पहुंच पा रही है तो ये बात कहाँ तक आपको सही लगती नहीं, प्रकाशक तो साहित्यकार नहीं है, प्रकाशक बिजनेसमैन है। इस बात को सबसे पहले समझना चाहिए कि है? जी। प्रकाशक एक व्यवसायी है, और वो व्यवसाय करने के लिए, पैसा कमाने के लिए उसने दुकान खोली हुई है, उसने व्यवसाय शुरू किया हुआ है। तो उसका सबसे जी। पहला कर्तव्य तो यही है, वो उसकी चाहत यही है कि वो अपनी किताब अधिक से अधिक कैसे बेचे और उससे अधिक कैसे धन उपार्जित कर सके। जी। तो वो उसकी उसकी अपनी मजबूरी है। वो आज का हुआ क्या कि जब जब सामान्य जन ने किताबें खरीदनी कम कर दी हिंदी की, तो उनका लाइब्रेरियों की ओर रुझान हो गया। वो आसान उनके लिए है कि लाइब्रेरी सरकारी खरीद में जैसी भी किताब वो छाप दें, उसको वहाँ खपा देना है। तो जी। सबकी अपनी अपनी है परेशानी।
तो मैं मेरे जी। कहने का मतलब ये था कि अगर इसी बीच इसी इसी बिजनेस माइंड के तहत भी कोई ऐसा फार्मूला निकालें कि चीजें हाँ। सस्ती आए, किताबें सस्ती आए, जन संस्करण आए, जैसे कि पेपर बैग आता भी है जन संस्करण, जबकि पेपर बैग भी काफी महंगी आ जाती है कई किताबें जो पढ़ने लायक होती हैं, तो एक समस्या तो है ही फिलहाल। कोशिश तो कई लोगों ने की। मुझे याद है कि एक बार एक प्रकाशक थे, मुझे नाम याद है, वीनस केसरी ने शुरुआत की थी जन सुलभ संस्करण या जन संस्करण। उसमें वो 20 रुपया में एक किताब छाप रहे थे, और करीब हम्म करीब 100 पन्ने 96 पन्ने की किताब होती थी। और उसने हम्म उन्होंने कोई 10-12 किताबें छापी उस समय, 20 रुपए में 6 किताबें वो दे रहे थे। तो कुछ हम्म लोगों ने कोशिश की, लेकिन घाटे का सौदा करके कोई हम्म प्रकाशक तो प्रकाशन का काम नहीं कर सकता है। हम्म ये समझना होगा कि वो एक व्यवसाय करने के लिए वहाँ पे आया है, ना कि साहित्य का कल्याण करने के लिए या कोई और उद्देश्य से। ठीक है सर, अच्छा लगा आपसे बात करके। अब आप चलिए, मुझे भी भी बहुत आराम अच्छा करें। लगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका सर। बहुत फिर हम बहुत लोग मिलें शुक्रिया। किसी तरह से। जरूर, जरूर जरूर, शुभ